हेलो फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं हम आर एनवायरनमेंट चैप्टर को। देखिए अपना ये जो है लास्ट चैप्टर है और इसको क्या क्या है कि इसको बायोलॉजी में भी नहीं रखते थोड़ा सा, और ये एक आउट ही चैप्टर है, ना फिजिक्स का है ना केमिस्ट्री का है, तो ये बायोलॉजी से थोड़ा सा आउट है, पर कोई बात नहीं, अच्छा चैप्टर है, जागरूकता के लिए है, तो उस हिसाब से हम इसको पढ़ेंगे। देखिए आर एनवायरनमेंट क्या होता है? एनवायरनमेंट इज द सम ऑफ टोटल ऑफ all factor substances living beings and conditions that surrounds a particular organisms। एनवायरनमेंट क्या है? एनवायरनमेंट वो चीज़ वो है, मतलब एनवायरनमेंट वो चीज़ है जो हमारे एक्सटर्नल में सभी फैक्टर्स का सम, यानी जो अभी ये जहाँ पर मैं बैठा हूँ वहाँ पर एक एनवायरनमेंट है, ठीक है ना। और वहाँ पर क्या है कि अगर आप जहाँ पर बैठे हो वहाँ पर भी एक एनवायरनमेंट है, तो यानी वो जो एक्सटर्नल सारी चीज़ों का समझो है ना, वो एनवायरनमेंट है, ठीक है ना। ये एनवायरनमेंट की डेफिनेशन है, पूछता कोई नहीं है पर लिख दी मैंने, जरूरी है इकोसिस्टम की। इट इज़ द जियोग्राफिकल एरिया कंसिस्टिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स वेयर दे इंटरेक्ट विद ईच अदर। ये एक ऐसा जियोग्राफिकल एरिया है जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी बायोटिक भी रहते हैं और अबायोटिक भी रहते हैं, उनको बोलते हैं हम इकोसिस्टम। जहाँ पर वो दोनों इंटरेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं हम इकोसिस्टम। इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी सिंपल सी चीज़ है, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड हाउ दे इंटरेक्ट विद इकोसिस्टम कॉल्ड इकोलॉजी। यानी ऑर्गेनिज्म जो है, ठीक है ना, वो किस तरह से इकोसिस्टम के साथ इंटरेक्ट करते हैं, किस तरह उन पर निर्भर है, किस तरह वो उनके ऊपर निर्भर है, उसको बोलते हैं इकोलॉजी, उस चीज़ की स्टडी को। अब देखिए कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम है बायोटिक और दूसरा है एबायोटिक। एबायोटिक में रहते हैं, सॉरी बायोटिक में रहते हैं प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स। इसमें रहते हैं क्लाइमेटिक, एडोफिक। ये पढ़ना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, केवल आप उनको पढ़ना है। प्रोड्यूसर्स क्या है? लिविंग ऑर्गेनिम्स विच प्रिपेयर देयर ओन फूड। लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच प्रिपेयर देयर फूड, यानी प्रोड्यूसर वो ऑर्गेनिज्म है, वो प्राणी है जो खुद का खाना खुद बनाते हैं। इनको हम ऑटोट्रॉफ्स ही कहते थे, सिंपल सी बात है। जिनमें से दो थे फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। जिसमें फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स में आते प्लांट और साइनोबैक्टीरिया, जो कि है ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। देखिए कीमोसिंथेटिक वो होते हैं जो केमिकल से खुद का खाना बनाते हैं, और ये वो होते हैं फोटो यानी लाइट से अपना खाना बनाते हैं यार, ठीक है ना। और वही खाना सर्कुलेट होता रहता है। आगे 10% लो भी आएगा, इम्पोर्टेंट है। कंज्यूमर्स क्या है? टेक एनर्जी और फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। वो वो ऑर्गेनिज्म जो एनर्जी और फूड किसी और से लेते हैं, ठीक है ना। जिनमें से कौन कौन से लेते हैं? प्राइमरी लेते हैं, सेकेंडरी लेते हैं और टर्शियरी लेते हैं, ठीक है ना। जिनमें हर्बीवोर्स भी होते हैं, कार्निवर्स भी होते हैं, और कार्निवर्स और ओमनिवर्स दोनों होते हैं टर्शियरी में, ठीक है ना। देखिए अब डीकम्पोजर्स पे चलते हैं हम। डीकम्पोजर्स क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड्स अपॉन डेड एंड डिकेइंग मैटर फॉर देयर फूड। दे कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म्स इनटू सिंपलर और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। आपने पढ़ा होगा डीकम्पोजर्स क्या करते हैं? मान लीजिए डेड एनिमल है, ठीक है ना, उसकी मसल से वो किससे बनी होगी? प्रोटीन से। और प्रोटीन क्या होता है? अमीनो एसिड। अब वो अमीनो एसिड को किस में चेंज कर देते हैं? नाइट्रोजन में, ठीक है ना, जो कि सबसे ज़्यादा अच्छी रहती है प्लांट्स के लिए, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि साइकिल जो है चलती रहती है ऐसे, ठीक है ना। यूँ ही साइकिल ये चलती रहती है, इसे कहते हैं हम डिकम्पोजर्स जो है वो डेड एनिमल्स या डेड ऑर्गेनिज्म से कन्वर्ट करता है उसको नाइट्रोजनस चीज़ में, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहती है प्लांट की ग्रोथ के लिए, ठीक है ना। जो कि फिर वापस हम खा लेते हैं, हर्बीवोर्स उनको खाते हैं, कार्निवोर्स उनको खाते हैं, तो ऐसे चलता रहता है। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम होते हैं, एक होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल में दो होते हैं, एक तो होता है टेरिस्ट्रियल और एक होता है एक्वाटिक। टेरिस्ट्रियल वो जहाँ पर ज़मीन होती है, और एक्वाटिक वो जहाँ पर पानी होता है, ठीक है ना। ये नेचुरल है।
नेचुरल द इकोसिस्टम ऑपरेट इन द नेचर बाय देमसेल्व्स विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस। अब देखिए नेचुरल इकोसिस्टम में क्या है कि जो इकोसिस्टम है वहाँ का जो पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया है वो क्या है, खुद ही नेचर के द्वारा ही ऑपरेट किया जाता है। कैसे किया जाता है देखिए, मान लीजिए पहले है कुछ प्लांट्स है, ठीक है ना, उन प्लांट्स को खाते हैं एनिमल्स, छोटे से एनिमल्स, उन एनिमल्स को खाते हैं स्मॉल फिश, उनको खाती है लार्ज फिश, फिर उस लार्ज फिश को खाती है वेल, या बोल सकते हैं हम शार्क। शार्क, ठीक है ना, उस वो शार्क मर जाती है, फिर वो डिकम्पोजर्स उसको डिकम्पोज करते हैं, क्योंकि वो वहीं पे प्रेजेंट रहते हैं। अब डिकम्पोजर डिकम्पोज करते हैं, फिर ये किसके पास दे देते हैं, प्लांट के पास न्यूट्रिशन दे देते हैं। अब देखिए ये सब साइकिल चलता ही जा रहा है, ठीक है ना, ये साइकिल चलती जा रही है। अब देखिए अगर हम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में ऐसा रखेंगे तो मान लीजिए किसी फिश ने अपना वेस्ट बाहर निकाला, उस वेस्ट को डिकम्पोजर्स वाले थे ही नहीं, मान लीजिए एक एक्वेरियम है और फिश ने अपना वेस्ट बाहर निकाला और अब डिकम्पोजर्स है ही नहीं, तो अब क्या करना पड़ेगा, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा उस वेस्ट को बाहर निकाला जाएगा। दिस इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। जो कि नेचुरल इकोसिस्टम में क्या है, सब ऑपरेट हो जाता है नेचर से ही, ठीक है ना, विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस। ये डेफिनेशन है, आप याद करना चाहो तो याद कर सकते हो, बाकी नोट्स एकदम बढ़िया है, आप इसको एक बार पढ़ो और उसके बाद एग्जाम में लिखने जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, these are maintained by man and hence are also termed man-made. In this ecosystem, man maintains the natural balance by the addition of energy and plant manipulation। ये मेरे को वर्ड समझ में नहीं आ रहा है पर कोई बात नहीं। क्या होता है कि एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में जो मैंने समझाया था, ये मैन मेड एक एक्वेरियम है, उसमें क्या है कि मैन ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा ही जो है ना उन उसको एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम को चलाया जाता है, ठीक है ना। जैसे एक्वेरियम है, उसमें फिश है, फिश का वेस्ट हुआ, वेस्ट आया बाहर, अब उस वेस्ट को कोई डिकम्पोजर ने डिकम्पोज नहीं करा, ठीक है ना, और फिर उसके बाद में क्या हुआ, अब वो बढ़ता जा रहा है, फिर ऐसे तो फिश के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, तो वो क्या करते हैं, ह्यूमंस एक्टिविटीज़ के द्वारा उस वेस्ट को बाहर निकालते हैं। दिस इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। द डेफिनेशन यू कैन लर्न। देखिए एक पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम। क्यों है, द ग्रीन प्लांट इन एन terrestrial ecosystem capture about 1% of energy of sunlight that falls on their leaves and convert into food energy। देखिए क्या होता है कि ये सन है, सन को मैं इसी कलर से बनाता हूँ, सही रहेगा, ये सन है। अब इस सन से लाइट एनर्जी आ रही है, मान लीजिए यहाँ पर एक पत्ती है, ठीक है ना, पत्ती मीन्स अलीफ, ठीक है ना, मान लीजिए ये लीफ है और ये एक प्लांट मान लेते हैं, लीफ है और ये प्लांट है, ठीक है ना, इसके और भी लीफ होंगे, अपन एक लीफ को लेके चलते हैं, इसमें क्या है, क्लोरोफिल, ठीक है, इसमें है क्लोरोफिल, जो कि क्या करता है, कन्वर्ट लाइट एनर्जी, इसको मैं अलग कलर से लिखता हूँ, वैसे हैंड राइटिंग तो समझ में नहीं आ रही होगी पर मैं कैसे भी करके लिखना चाहता हूँ, इसमें लाइट एनर्जी को किस में चेंज करता है, केमिकल एनर्जी में, ठीक है ना, केमिकल एनर्जी में चेंज करता है। तो किस तरह से ही जो है काम हो रहा है, 1% इसने ली है और 10% आगे ट्रांसफ़र करेगा, ये 10% रूल है, आगे पढ़ेंगे। ये इतना क्लियर हो गया होगा आपको, बाकी इसमें बताने के लिए कुछ भी नहीं है, आगे चलते। फूड चेन्स क्या होती है, देखिए द सिक्वेंशियल
arrangement of an living organism to represent the flow of food energy is known as food chain। यानी एक सिक्वेंशियल अरेंजमेंट होना चाहिए लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो रिप्रेजेंट करे कि फ्लो किस तरह कैसे हो रहा है, ठीक है ना, फूड या फिर एनर्जी का फ्लो किस तरह हो रहा है, तो उसको बोलते हैं हम फूड चेन्स। अब देखिए यहाँ पर जू प्लैंक्टन्स है, मैं यहाँ पर बताना आपको ये चाहता था जू प्लैंक्टन्स और फाइटो प्लैंक्टन्स, पर उस टाइम पे ये दो वर्ड्स याद आए नहीं, अभी ये लिखे हुए यहाँ पर है तो इसको समझाता हूँ मैं। देखिए जू यानी एलिमेंट्स और फाइटो यानी माइक्रोस्कोपिक प्रोड्यूसर्स। ये होते हैं, ये जो है समुद्र में एक्वाटिक जो तल होता है उस पर उगते हैं, और जू प्लैंक्टन इनको खाते हैं, और इन जू प्लैंक्टन को खाती है स्मॉल फिशेस, ठीक है ना, स्मॉल फिशेस, फिर उनको खाती है लार्ज फिशेस। कलर थोड़ा सा चेंज करता है, लार्ज फिशेस, ठीक है ना, फिर उसके बाद में उसको खाई जाती है शार्क। अब इसके बीच में क्या होता है कि, अच्छा इसके बीच में ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं। ट्रॉफिक लेवल किस तरह से होते हैं देखिए, इट इज़ द पोजिशन an organism occupies in a food chain, each link with in the chain represent one trophic level। it is the position an organism occupies in food chain, यानी ये एक ऐसी पोजीशन होती है जो ऑर्गेनिज्म इसमें ऑक्यूपाई करके रखता है, और वो क्या करता है एनर्जी को ट्रांसफर करता है खुद के द्वारा। देखिए कैसे करता है, प्रोड्यूसर से कौन है, प्लांट है, ठीक है ना, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, उसके बाद में इसमें लिखने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर होते हैं प्लांट, ठीक है ना, इसमें प्राइमरी कंज्यूमर को होना जाएगा हर्बीवोर्स। देखिए कार्निवर्स तो हो नहीं सकते क्योंकि कार्निवर्स किसको खाते हैं, जानवरों को खाते हैं, हर्बीवोर्स ही खाते हैं पेड़ पौधों को। तो सेकेंडरी में जाते हैं कार्निवर्स और ओमनिवर्स, इसमें आ जाते हैं कार्निवर्स और ओमनिवर्स, इसमें सिर्फ कार्निवर्स आते हैं। ये टॉप कंज्यूमर्स, ठीक है ना, टॉप सी से कंज्यूमर, टर्शरी, फोर्थ फोर्थ ट्रॉफिक लेवल, ये थर्ड ट्रॉफिक लेवल, ये है सेकंड ट्रॉफिक लेवल, और ये है फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। अब इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि ये ट्रॉफिक लेवल क्या होते हैं, जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है ना उसे बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल, जिनसे एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। जैसे कोई यहाँ पर पोजीशन बना के रखा है, देखिए यहाँ पर ग्रास है, ठीक है ना, यहाँ पर ग्रास ऑफर है, समझ रहे होंगे मेरी भावनाओं को, राइटिंग को तो कैसे समझ सकते हो आप, फिर भी मैं चाह रहा हूँ कि आप समझो। यहाँ पर ग्रास है, ग्रास ऑफर, फिर उसके बाद में उसको खाता है मेंढक यानी फ्रॉग, ठीक है ना, फिर उसके बाद में इसको खाता है स्नेक, स्नेक को खाता है हॉक या ईगल। तो ये ट्रॉफिक लेवल से इन सब के फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, ऐसे इस तरह से, ठीक है। अब 10% लो समझते हैं, अकॉर्डिंग टू द 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू नेक्स्ट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल, यानी 10% ही शेयर होता है, जाता है। देखिए कैसे, फॉर एग्जाम्पल है ये फ्रॉग नहीं है, ये पहली बात तो मैं भी पहली बार देख के ऐसा हो गया था, पर आर यहाँ पर लगाना भूल गया था। फॉर एग्जाम्पल प्रोड्यूसर है यानी घास है, उनके पास 10,000 जूल जो है एनर्जी है। प्राइमरी कंज्यूमर है, उनके पास 10,000 हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, देखिए 10% ऑफ 10,000, 10,000 है, 10 से 10 गया, कितना बच गया, 1000 बच गया, सिंपल सी है मैथ। 1000 फिर एक जगह कम हो गया, 100 हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा टर्शरी वाले में, फिर टॉप कंज्यूमर में 1 जूल ही बच जाएगा। तो क्या कहता है, जो टॉप कंज्यूमर होते हैं ना वो हमेशा कम रहते हैं, और जो प्रोड्यूसर होते हैं वो लार्ज स्केल पे होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि प्रोड्यूसर में एनर्जी बहुत है, वो ऑब्जर्व नहीं सॉरी एब्जॉर्ब करेंगे लाइट एनर्जी को, फिर वो देंगे प्राइमरी कंज्यूमर को, फिर देंगे सेकेंडरी कंज्यूमर को, ऐसे जाते जाएंगे। जैसे जैसे अपर लेवल आता जाता है वैसे वैसे जो ट्रॉफिक लेवल में जो पॉपुलेशन होती है वो कम होती है, तो जो सबसे ज़्यादा होती है टॉप कंज्यूमर कम होता है। अब देखिए शेयर है, हर कोई शेयर थोड़ी ना बन सकता है, होगा तो वो एक ही, ठीक है ना, शेयर ऐसे तो नहीं बन सकता है। मान लीजिए आप देखिए यहाँ पर
गाय हमको हर जगह दिख जाती है। अगर आप विलेज में रखते हो तो आपके घर में भी गाय होगी, पर आप कभी देखा है आपने कि शेर ऐसे दिख जाए चलते हुए? नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता? हर्बीवोर्स की संख्या ज़्यादा है और जो टॉप कंज्यूमर्स है ना वो कम है। सो दैट वाज एन एग्जांपल, अ थॉट इन माय माइंड, सो आई एक्सप्रेस इन योर लैंग्वेज। देखिए पॉइंट्स विच आर इम्पोर्टेंट, देखिए पॉइंट्स जो कि इम्पोर्टेंट है। फूड चेन जनरली कंसिस्ट ऑफ ओनली 3 और 4 स्टेप्स। फूड चेन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5, बस इससे ज़्यादा बड़ी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? मान लीजिए बड़ी हो भी गई, ठीक है ना, मान लीजिए शेर है और शेर को खाने वाला एक एक ऑर्गेनिज्म आ गया जो कि है ए, मान लीजिए वो ए है। 1 जूल है किसके पास? शेर के पास। इसके पास कितना जाएगा? 1 जूल ऑफ 10% ऑफ 1 जूल, दैट इज 0.1%। अब ये सारे ही जब इनको खाएगा तो ये बचेगा क्या? मतलब इसके पास क्या बचेगा? 1 जूल है, इसके पास 0.1 जूल जा रही है, तो ये कितना मतलब कठिन नहीं हो जाएगा क्या? कठिन हो जाएगा। जैसे मतलब मान लीजिए ए है, ये कितने सारे शेरों को खाएगा तब जाके इसका पेट भरेगा, वो भी सिर्फ एक दिन के लिए। फिर वो मेहनत करा, फिर वो गया एनर्जी। दिस इज़ नॉट पॉसिबल टू मेक 4 और 5 स्टेजेस ऑफ ट्रॉफिक लेवल। दिस इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। देखिए अगला पॉइंट जो है, अगला पॉइंट अपने पास क्या है? जनरली मोर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर प्रेजेंट एट लो ट्रॉफिक लेवल, ग्रेटेस्ट नंबर इज प्रोड्यूसर्स। देखिए जो मैंने आपको बात की थी ना वो आ गई यहाँ। जो सबसे ज़्यादा नंबर के इंडिविजुअल्स होते हैं ना वो है ना लोअर ट्रॉफिक लेवल पे ही होते हैं, हायर ट्रॉफिक लेवल पे नहीं होते। क्यों नहीं होते समझाया था मैंने। देखिए मान लीजिए हायर लेवल पे हो गए, मान लीजिए शेर ज़्यादा हो गए, लाइन इज ग्रेट, पॉपुलेशन ऑफ लाइन इज ग्रेटर देन डियर, डियर बचे हैं कम, सिंपल, सारे डियर को खा जाएंगे लाइन। अब डियर बचा नहीं, लायन क्या खाए? घास फूस तो खा नहीं सकता, लायन की स्पीशीज़ भी ख़त्म। तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल दैट कि ज़्यादा नंबर है ना वो ऊपर हो, ज़्यादा पॉपुलेशन ऊपर हो ही नहीं सकती। ज़्यादा पॉपुलेशन हमेशा नीचे, यानी प्रोड्यूसर्स होंगे, हर्बीवोर्स होंगे जो कि प्राइमरी कंज्यूमर है, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स होंगे, फिर ऐसे ऐसे कम होते जाएंगे आगे तक, ठीक है ना। ऐसे गली नहीं होती, जैसे गली पहले चौड़ी है फिर संकड़ी होती 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 है, एक टाइम पे कुछ जा ही नहीं सकते अपन वहाँ पर। तो ऐसे ही मान लीजिए आप काइंड ऑफ संकरी गली, क्या आप आगे जाते 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 कम होता जाता है। फ्लो ऑफ एनर्जी इन अ फूड चेन इज यूनिडायरेक्शनल। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पर लोयन, सॉरी लोयन नहीं, यहाँ पर होगा प्रोड्यूसर। उसके बाद में मान लेते हैं फर्स्ट जो है ट्रॉफिक लेवल, फिर से सेकंड भी हो जाएगा। तो एनर्जी क्या है? हमेशा ऐसे से ऐसे जाएगी, प्रोड्यूसर से फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल से सेकेंडरी। ऐसे नहीं होगा सेकेंडरी वाला इधर दे दिया फिर उसको पास कर दिया, ऐसे कभी नहीं होता। तो यूनिडायरेक्शन होता है, ऊपर की ओर जाता है, ठीक है ना। दैट वाज एन पॉइंट कि ये हो सकता है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए, वैसे आना तो चाहिए कि ज़रूरी है ये आना, क्योंकि इफ़ यू कैन आस्क वाई देन यू विल बी अ बेटर गाय। देखिए क्या है कि अगर डिकम्पोजर्स है, ठीक है ना, डिकम्पोजर्स है वो प्लांट की मदद तो करते हैं, यानी वो यूनिडायरेक्शनल कैसे हुई, पर वो एक अलग वे है, वो इसमें जो फूड चेन है उसमें कंसिडर नहीं होगा, वो एक अलग वे हो सकता है। हाँ आपके पास सही हो सकती है बट वो अलग वे में है। डिकम्पोजर्स डिकम्पोज करते हैं किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को और वो वापस ही प्लांट्स के लिए जरूरी होता है नाइट्रोजन, ठीक है ना। दैट वाज अनदर थिंग कि ऐसा हो नहीं सकता, पर फूड चेन में हमेशा यूनिडायरेक्शनल, ठीक है। ये डाउट आना चाहिए था, आया भी होगा तो मैंने सॉल्व कर दिया है, और अगर नहीं आया तो सुन के अब आना, अब दिमाग को खोल जाना चाहिए, ठीक है ना। दिमाग खोलोगे तो सही रहेगा। आगे चलते देखिए फूड वेब्स। फूड वेब्स क्या होती है? फूड वेब्स यही होती है जैसे कि जो फूड चेन्स है उसको ग्रुप मान लीजिए, इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स कोई बोलते हैं फूड वेब। मान लीजिए
देखिए इसको हम देखते हैं एक तरीके से। स्नेक है, स्नेक खा सकता है फ्रॉग को, स्नेक खा सकता है रेबिट को। ये पक्का नहीं है मेरे को कि रेबिट को खा सकता है कि नहीं खा सकता। एक फूड वेब के तौर पे देखिए, ठीक है। स्नेक को खा सकता है हॉक, और स्नेक को खा सकता है स्नेक को पीकॉक, ठीक है ना, पीकॉक खा सकता है। तो अभी क्या हो गया, एक इंटरकनेक्शन हो गया, इंटरकनेक्शन हो गया। अब वो इसमें डबल डबल है। देखिए अब इसमें क्या है, फूड चेन में एक ही हो सकता है, पर फूड में क्या है, डबल डबल हो सकता है। दैट वाज एन पॉइंट ऑफ फूड चेन और फूड वेब, जो कि आपको नोट करना चाहिए। ये फूड फूड वेब होता है, ठीक है ना। देखिए फूड चेन और फूड वेब में क्या क्या डिफरेंस है। फूड चेन इज डिफाइंड एज द फिनोमेनन ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी थ्रू सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉलोइंग ऑन सक्सेसिव लेवल्स। फूड चेन होता है डिफाइंड एज अ फिनोमेन, यानी वो फिनोमेन होता है ट्रांसफर एनर्जी का, ठीक है ना। फूड फूड वेब क्या होता है, इज एन इंटरकनेक्शन। फूड चेन के बीच में इंटरकनेक्शन को बोलते हैं फूड वेब। दिस इज प्योर डेफिनेशन, आप एक बार वापस सुन लीजिए। फूड चेन इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, that was food chain. But in the case of food web, the interconnection between the food chain is called food web. ये एक पर्टिकुलर डिफ्रेंशिएट हो चुका है। अब देखिए इट कंप्राइजेस ऑफ ओनली वन चेन। इसमें क्या होती है, एक चेन होती है, पर इसमें क्या होते हैं, मैनी चेन्स होती है। ये मैंने आपको बात बताई भी थी, इंपॉर्टेंट बात है, ऐसे ही नहीं है, इंपॉर्टेंट बात बताई थी। रिमूवल ऑफ वन ग्रुप ऑर्गेनिज्म डिस्टर्ब्स द होल चेन। देखिए अब इसमें ऐसा होता है कि किसी ग्रुप का या किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल का जाना एक तरीके से डिस्टर्ब कर देता है उस फूड चेन को। क्या होता है देखिए, एक मान लीजिए फ्रॉग है, ठीक है ना, उसको खाता है स्नेक, फूड चेन की बात बता रहा हूँ, उसको खाता है स्नेक। अब फ्रॉग नहीं रहा, मान लीजिए फ्रॉग रहे ही नहीं उस इकोसिस्टम में। अब वहाँ पर क्या होगा कि फ्रॉग नहीं रहे तो स्नेक किसको खाएंगे, मर गए स्नेक। स्नेक नहीं रहे तो हॉक किसको खाएंगे, मर गए हॉक भी। तो इस तरह से क्या है कि ये पूरे फूड चेन को डिस्टर्ब कर देता है, ठीक है ना। फूड चेन यानी मीन्स ग्रुप को है ना पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती है फूड चेन। और इसमें क्या होता है कि जो फूड चेन है वो डिस्टर्ब नहीं होती, ठीक है। यही फूड वेब की खासियत है। और ये फूड बाकी जो फोर्थ वाला है, ये है सिंगल फूड चेन इज अनस्टेबल इन एन इकोसिस्टम, फूड वेब आर स्टेबल इन इकोसिस्टम। दोनों पॉइंट सेम ही है। अनस्टेबल इसलिए रहती है क्योंकि एक भी गया तो अनस्टेबल हो जाएगी। मान लीजिए बीच में से फ्रॉग हटा, स्नेक गया, हो कटा ईगल गया। समथिंग दिस टाइप ऑफ हैपन व्हेन फ्रॉग इज नॉट इन आवर एनवायरनमेंट। सो ये एक हम बोल सकते हैं, इस हम कल्पना करके आप सोच करके और फिर आंसर इसको दे सकते हो। सिंपल सी चीज़ है। फूड वेब्स आर स्टेबल इन नेचर इन इकोसिस्टम। ये स्टेबल है कैसे, मान लीजिए स्नेक है, फ्रॉग ख़त्म हो गए, ठीक है ना, वहाँ से फ्रॉग ख़त्म हो गए, वो रेबिट को खा लेगा, रेबिट को खा के जिंदा रह जाएगा, ठीक है। ऐसे ही पिकोग है, वो स्नेक को और भी अदर मतलब ऑर्गेनिज्म होंगे जिनको खा के जिंदा रह सकता है, हॉक भी है, ईगल जो भी है। सो ये एक सिंपल सी जो है बात मैंने आपको बता दी है। आगे चलते बायो मैग्नीफिकेशन पे। देखिए बायो मैग्नीफिकेशन आप इसको देख सकते हो, वैसे बहुत सिंपल है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे डेफिनेशन को। पहले मैं आपको समझा देता हूँ। देखो क्या है कि मान लीजिए आप एक ऐसी जगह पर रहते हो जहाँ पर इंडस्ट्री है, और वहाँ से क्या होता है कि टॉक्सिस टॉक्सिन जो है ना यानी टॉक्सिक मटेरियल जो है ना बाहर निकलता है नदियों में, ठीक है ना। और उसी के पास में खेत है, नदी के पास में ही किसान क्या करेगा, नदी से पानी ले करके खेत में सिंचाई करेगा। अब जो कुछ टॉक्सिक मटेरियल्स थे उस नदी के अंदर, वो चले गए प्लांट्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर उनकी मात्रा थोड़ी सी बढ़ी, ठीक है। बात को समझने की कोशिश करो। अब उन प्लांट्स के वेजिटेबल्स हुए जो भी हुए, उन वेजिटेबल्स में भी उनकी तो मात्रा होगी ना,
कुछ तो क्वांटिटी होगी उसमें भी, उनको खाया हमने। मान लीजिए आप 15 20 25 साल के हो गए, और मान लीजिए आप 5 साल के थे जब से आप टमाटर खा रहे हो, और वो टमाटर ऐसे खेत के हैं जो कि जहाँ पर टॉक्सिक पानी जो है वो वहाँ पर जाता है। तो आप में क्या है, वो जो मटेरियल है, टॉक्सिन्स जो है वो भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, और एक मात्रा इतनी आएगी जब आपको डिजीज़ हो जाएगी। वो डिजीज़ ऐसी खतरनाक डिजीज़ होती है, वो पता नहीं चलता है कि कब से धीरे 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 हमारे अंदर जहर बढ़ता जा रहा है, और वो इतना बढ़ जाएगा एक टाइम पे, इतना मतलब चरम सीमा पे आकर के वो जो है हमको कुछ दिक्कत कर सकता है। यही है बायोमैग्निफिकेशन। अब इसको हम समझते हैं डेफिनेशन से। द बायोमैग्निफिकेशन is the increase in the concentration of toxins in the body tissue of organism as it moves from one trophic level to next। ठीक है ना, यही है। जैसे प्रोड्यूसर है, आप मान लीजिए पूरे शुद्ध शाकाहारी हो, तो आप खाते होंगे पेड़ पौधों को, मतलब मीन्स वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को। तो वो आपके में वो प्रोड्यूसर से खा पड़ जा रही है प्राइमरी कंज्यूमर में। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं ओजोन लेयर का डिप्लीशंस। देखिए ओजोन लेयर क्या है, प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ओजोन गैस फाउंड इन स्ट्रेटोस्फीयर विच प्रोटेक्ट फ्रॉम यूवी रेज। देखिए वो एक लेयर है जो हमको यूवी रेज से प्रोटेक्ट करती है। देखिए O2 ऑक्सीजन है, कैसे फॉर्म होती है, ओजोन लेयर O2 होती है, ठीक है, नहीं O2 है। अब ये क्या होती है, जैसे यूवी रेज है, ठीक है, यहाँ पर यूवी रेज मैं शायद लिखना भूल गया, आप लिखना मत भूलना। यूवी रेज जो है यहाँ पर, वो यहाँ पर आती है, ठीक है ना, जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है तो वो दो ऑक्सीजन में स्प्लिट कर देती है, दो एटम में स्प्लिट कर देती है। अब ये क्या है, ऑक्सीजन का जो एक एटम होता है ना, वो बहुत हाईली रिएक्टिव होता है और रिएक्ट कर जाता है O2 से, यानी ऑक्सीजन से, विच फॉर्म O3 विच इज़ कॉल्ड ओजोन। ठीक है ना, ओजोन गैस पॉइजनस गैस है, नीचे तो रहनी भी नहीं चाहिए। अच्छा है कि वो ऊपर है, अगर नीचे आ गई तो बहुत ही ज़्यादा जानलेवा हो सकती है वो, इतनी भयंकर होती है वो। तो ये बात जो है आप लिख सकते हो। अब देखिए डिप्लीशन कैसे हो रहा है, CFCs होती है। CFCs क्या होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि फ्रिज में आती है, रेफ्रिजरेटर में सेम चीज़ है वैसे तो, AC में आती है और काफ़ी चीज़ों में आती है। अब इसमें क्या है कि ये जो है ना CFC, वो इससे रिएक्ट करती है और O3 को किस में तोड़ देती है, O2 + O में, ठीक है ना, विच इज़ क्या कर रही है, वो तोड़ रही है उसको, ओजोन लेयर को तोड़ रही है, डिप्लीशन हो रहा है उसमें, जिससे क्या आ रहा है, यूवी रेज अंदर आ रही है अपने अर्थ के अंदर और बहुत सारी डिजीज कोज कर रही है। उससे स्किन कैंसर हो रहा है, ब्लाइंडनेस हो रही है, काफ़ी कुछ हो रहा है, ठीक है ना। अर्थ पे रहना ही मुश्किल हो जाएगा अगर ओजोन लेयर हट गई तो। पर अब आप, मैंने क्या कहा था, इफ़ यू कैन आस्क वाई देन यू विल बी अ बेटर गाय। आपने सोचा होगा कि O2 + O, ठीक है सही है, तोड़ रही है, तो वापस से कंबाइन क्यों नहीं हो जाती, O3 में क्यों नहीं हो जाती कंबाइन। उसका जवाब ये है, अगर आपने सोचा होगा, ठीक है ना, तो दिमाग को खोलो, सोचा होगा तो आपने, अगर आप थोड़ा सा भी गौर करके सुन रहे हो तो आपने ये सोचा ही होगा, ऑब्वियस ही बात है। अब मैं इसका आपको आंसर देता हूँ कि क्या है ना, अगर उसको थोड़े लेवल पे तोड़ती तो कोई दिक्कत नहीं है। CFC मान लीजिए 600 रेफ्रिजरेटर है, जिनमें से 400 काम कर रहे हैं, और वो 400 रेफ्रिजरेटर क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं CFC। जो CFC ऊपर जा रही है, ओजोन को तोड़ रही है, ओजोन लेयर को, और फिर उसको बना रही है O2 + O में कन्वर्ट कर रही है, और वापस O2 + O वापस क्या बन जा रही है, O3 बन जा रही है। देखिए O2 + O वापस क्या बन जा रही है, O3, ठीक है ना। तो ये सही बात है। पर अगर यही लार्ज स्केल पे जाए, मान लीजिए 50,000 है रेफ्रिजरेटर, और वो चल रहे हैं, CFC निकल रही है, जल्दी 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 निकल रही है, और ऐसे ही ओजोन लेयर क्या है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, अच्छा ओजोन लेयर सॉरी, CFC क्या है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और वो एक टाइम पे ओजोन लेयर को ख़त्म कर देगी। तो मात्रा ज़्यादा जैसे बढ़ रही है ना, तो वैसे दिक्कत हो रही है। अगर मात्रा कम रहती ना, कोई दिक्कत नहीं थी, O2 + O वापस बन जाती है O3 तो। पर अगर मात्रा ज़्यादा बढ़ रही है तो वो O2 + O3 O2 + O बनने में ना बहुत टाइम लग जाएगा, और इससे क्या है कि कई लोगों की जान, या फिर हम बोल सकते हैं कई ऑर्गेनिज्म की जान
जब तक जा चुकी होगी। तो ऐसा ना हो इसलिए CFC कंटेनिंग जो डिवाइसेस है उनको बैन कर दिया था। जो CFC प्रोड्यूस करते हैं जैसे रेफ्रिजरेटर, AC वैसी, इनको बंद कर दिया था। 1960 की बात है ये, सॉरी 1972। 1940 में इन्वेंट हुई, 1972 में बंद कर दिया गया UN ने, US ने या UN ने, या नाम पूरी तरह से याद नहीं आ रहा। ये बंद कर दिया था, सही करा जो बंद कर दिया, नहीं तो अभी डिप्लीशन बढ़ता रहता। पर अब कोई दिक्कत नहीं है, जो 1972 में जो बड़ा सा होल हो गया था ना, वो अब धीरे धीरे कम हो रहा है। ठीक है, आपको ज़्यादा चिंता की बात लेके मत बैठना। ओजोन लेयर डिप्लीशन कॉज स्किन कैंसर, ब्लाइंडनेस, द UV रेस एंटर, ये मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अपने टॉपिक जो है लास्ट है ये इसके बाद में ख़त्म है पूरा चैप्टर आधे घंटे में। ठीक है ना। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है? दे कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर नॉन पॉइजनस सब्सटेंस बाय एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स इन नेचर। नेचर में क्या होता है, डिकम्पोजर्स होते हैं जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है ना, उनको सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ देते हैं, और नॉन पॉइजनस होता है यानी वो खतरनाक भी नहीं होता, तो वो होता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जिनको कोई तोड़ ही नहीं सके, बस वही होता है। इसका अपोजिट है, दे कैन बी रिसाइकल्ड नेचुरली एज वेल एज बाय मैन एंड देयर प्रोडक्ट्स डू नॉट पोल्यूट देयर। इनको क्या है, आराम से रिसाइकिल कर सकते हैं, और बाय नेचुरली खुद हो जाए या फिर मैन से हो जाए, तो वो एक अच्छी चीज़ है जो कि पोल्यूट नहीं करता है एनवायरनमेंट को। इसी का उल्टा समझ आएगा, ये क्या करते हैं, एनवायरनमेंट को पोल्यूशन होता है उसमें, एनवायरमेंटल पोल्यूशन कॉज करते हैं। ये इसका अपोजिट है दोनों के। ठीक है ना। द वेस्ट आर मेड अप ऑफ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। जो इसके वेस्ट होते हैं ना, जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं, ये नेचुरली वेस्ट होते हैं, नेचर से बने होते हैं वेस्ट। अब पत्ती है, मान लीजिए एक पत्ती है, वो टूट के नीचे गिरती है, तो वो एक नेचुरली है, वो प्लास्टिक की तो नहीं है ना। वो एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगी। वो डिकम्पोजर्स उसको डिकम्पोज कर देंगे, उसको एक नाइट्रोजन वेस्ट में कन्वर्ट कर देंगे, जो कि प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा होगा। बट अगर भैया पॉलीथिन हो, डिकम्पोजर्स में वो एंजाइम नहीं है कि वो उसको डिकम्पोज कर पाए। दैट्स वाई वेस्ट और द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर वेरी हार्मफुल फॉर आवर एनवायरनमेंट। द वेस्ट आर मेड अप ऑफ सिंथेटिक मटेरियल्स। सिंथेटिक मटेरियल्स के ही वेस्ट होता है। जैसे अभी मान लीजिए आपके पास टॉय है जो टूट गया, आप उसको क्या करोगे, फेंकोगे। अब वो सिंथेटिक मटेरियल से बना हुआ है, वो वेस्ट है, और वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, यानी बायो जो है कि नेचर द्वारा डिग्रेड नहीं कर सकते। ठीक है ना। दे कैन प्रोड्यूस यूजफुल प्रोडक्ट्स आफ्टर बायोडिग्रेडेशन। वो एक यूजफुल प्रोडक्ट बनाते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, बायोडिग्रेडेशन के बाद में। कैसे? बायोगैस बनाते हैं, वो नाइट्रोजन वेस्ट बनाते हैं, जो कि प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उन्हीं से प्लांट की ग्रोथ होती है। और ये क्या करते हैं, ये रिमेंस अनचेंज, ये कुछ नहीं होता है, इनके लाखों साल तक वैसे पड़े रहेंगे ये, पर चेंज कुछ नहीं हुआ केमिकली, एज दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है ना। और ये क्या होता है कि अगर इनको हम जला के केमिकली भी हम इसको करें ना, तो वो बहुत हार्मफुल गैस प्रोड्यूस करते हैं। और इसी के साथ हमारा चैप्टर पूरा होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, इतनी देर देखने के लिए। पोटेंशियल रखना ज़रूरी है, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। सॉरी, फिज़िक्स वाला का बोल दिया मैंने डायलॉग, क्या करें। चलो, अपनी स्टाइल में भी इसको बंद करता हूँ मैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।